अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस बने हैं, किस तरह से आप लॉन्ग सेंटेंसेस को समझ सकते हो, उनको ब्रेक कर सकते हो। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अच्छा, इस एडिटोरियल में वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। वो कह रहा है जब से कोरोना वायरस आया है हर जगह पर जो तवज्जो है ना वो इस कोरोना वायरस को दी जा रही है, और इस कोरोना वायरस के पीछे जो दूसरी क्राइम्स हैं, जो वार्निंग्स हैं, वो बिल्कुल दब कर रह गई हैं। कहता हालिया एक रिपोर्ट आई है हुंजा वैली के अंदर जो विलेज है उसके रिहायशी जो है उन्होंने इस बात के ऊपर अपनी फ़िक्र का इजहार किया है कि वो लोग बहुत अपसेट हैं फ्लडिंग की वजह से या वाटर लेवल के राइस होने की वजह से। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो पहले भी ये लोग ऑलरेडी इस डिस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा सामना कर चुके हैं। अब ये जो वार्निंग्स आ रही हैं, अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो एट दी एंड जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हुंजा के लोग ही रहेंगे। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। सिंस जो कि रीसेंट हेडलाइंस, जो हालिया हेडलाइंस है ना, हैव बीन डोमिनेटेड, उनको डोमिनेट किया जा चुका है किसके ज़रिए? बाय द स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस के फैलाव के ज़रिए। एंड थीम्स, अच्छा कौन से थीम है? ऑफ रेशियल इनजस्टिस, नस्ली नाइंसाफ़ियाँ, क्लाइमेट चेंज हैज़ टेकन अ बैक सीट। ये दो चीज़ें हैं ना, वो कह रहा है वो ले चुकी हैं बैक सीट, मतलब वो इग्नोर्ड हो चुकी हैं। वो ये बात कर रहा है जो हालिया हेडलाइंस है ना वो डोमिनेट हो चुकी हैं, वो कंट्रोल हो चुकी हैं। कौन सी चीज़ इनके ऊपर हावी हो चुकी है? वो है स्प्रेड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के फैलाव की जो हेडलाइंस है वो। और जो थीम है, जो मौजू है नाइंसाफ़ियों का, नस्ली नाइंसाफ़ियों का और क्लाइमेट चेंज का, उनको बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे उसने यूज़ किया हैव बीन डोमिनेटेड, मतलब B+B3, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो डोमिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंट्रोल करना किसी इंसान को या किसी चीज़ को, या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखना, दूसरे लोगों के ऊपर या चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या मतलब है इसका कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है इन मौज़ुओं के ऊपर। दो मौजू कौन से हैं? वो है नस्ली नाइंसाफ़ी और क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, अब रेशियल का मतलब क्या होता है? ये रेस रिलेटेड है, ठीक है, मतलब नस्ली। जब नस्ली बात करते हैं ना, रंग नस्ल की बुनियाद पे, उसको कहते हैं रेस रिलेटेड, रेशियल। अच्छा, बैक सीट, अगर कोई चीज़ है वो टेक का बैक सीट हो जाए, मतलब वो बैक सीट ले ले, तो इसका मतलब है टू बी गिवन अ लोअर प्रायोरिटी, कि उसको बहुत ही कम अहमियत दी जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जो सीट सबसे पहली सीट पे बैठते हैं, कहीं थिएटर हो गया, कहीं सिनेमा हो गया, तो वो कौन से लोग होते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और जो सबसे पीछे लोग होते हैं, जो सबसे पीछे बैठे होते हैं, तो वो लोग होते हैं जो VIP नहीं होते, मतलब उनको कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि अगर कोई चीज़ बैक सीट होती है तो मतलब उसको बहुत कम अहमियत दी जा रही है। येट फिर भी इट्स इफ़ेक्ट्स कंटिन्यू टू बी फेल्ट। अब वो कह रहा है इस चीज़ के बावजूद कि उनको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है, फिर भी इनके जो असरात हैं वो कंटिन्यू हैं, वो जारी हैं। टू बी फेल्ट, महसूस किए जाना, किसके ज़रिए? लोगों के ज़रिए, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वो कह रहे हैं इन चीज़ों के बावजूद इनके जो असरात हैं वो महसूस किए जा रहे हैं लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया में। अच्छा, टू बी फेल्ट, असल में यहाँ पे भी पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो ये बात कर रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इनके अफेक्ट्स को महसूस कर रहे हैं, ये लोगों के ज़रिए हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंट्स ऑफ अ विलेज इन हुंजा वैली, जो रेजिडेंट्स हैं ना, जो रिहायशी हैं विलेज के, अच्छा विलेज कहाँ पे है? हुंजा वैली में, हैव एक्सप्रेस, वो इजहार कर चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ का इजहार किया? देयर कंसर्न्स, अपनी वरी का, अपनी एंग्जाइटी का, अपनी फ़िक्र का। अच्छा, कंसर्न किस चीज़ को लेकर है? एट द राइजिंग लेवल, वो जो बढ़ता हुआ लेवल है किसका? वाटर का, एंड फ्लडिंग, और सैलाब का।
विच हैज़ लेफ्ट, जो कि छोड़ चुका है, अपाथ एक रास्ता। अच्छा, रास्ता किस चीज़ का है? ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का। इन इट्स वेक मतलब अपने पीछे। फोर्सिंग पीपल, फोर्स करते हुए लोगों को, टू इवैक्यूएट के वो मूव हो जाए, देयर होम्स के वो अपने घरों को किसी दूसरी जगह पर जाकर बसा लें, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो हुंजा वैली के अंदर जो विलेज है, गांव है, उसके जो रिहायशी हैं ना, वो इजहार कर चुके हैं अपनी एग्जाइटी का, अपनी वरी का। किसको लेकर? ये जो बढ़ता हुआ लेवल है वाटर का और सैलाब का। अब वो कह रहे हैं ये वो लेवल है जो कि अपने पीछे छोड़ चुका है एक रास्ते को, डिस्ट्रक्शन के, तबाही के। इन इट्स वेक, इन इट्स वेक का मतलब क्या होता है? इन इट्स वेक का मतलब होता है बिहाइंड और आफ्टर समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के पीछे वो ये चीज़ छोड़ चुका है। तो वो पीछे क्या चीज़ छोड़ चुका है? ये तो राइज हो रहा है ना, उसका मतलब है कि ये जो लेवल है वाटर का, फ्लडिंग का, ये तो राइज हो रहा है, लेकिन अपने पीछे जो है वो छोड़ के जा रहा है डिस्ट्रक्शन का रास्ते को। किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये छोड़ कर जा रहा है? फोर्सिंग पीपल, फोर्स करते हुए लोगों को, मजबूर करते हुए लोगों को कि वो शिफ्ट हो जाएं किसी दूसरी सेफ प्लेस पे। इवैक्यूएट का मतलब होता है टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफ। लोग जो हैं उनको मूव कर देना डेंजरस प्लेस से कहीं सेफ प्लेस की तरफ। इन इट्स वेक का मैंने बता दिया है कि इसका मतलब होता है पीछे, ठीक है, वो अपने पीछे ऐसा रास्ता छोड़कर जा रहा है। कंसर्न्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है एंजाइटी, वरी। एज ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूज टू सोर, वो कह रहा है जैसा कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है कंटिन्यू है, वो जारी है अभी भी टू सोर होना, शूट अप होना। एंड ग्लेसियर्स मेल्ट एट एन अलार्मिंग पेस, और वो जो बर्फ़ के तोते हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक, ख़तरनाक स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। द अर्जेंसी, और जो ज़रूरत है ना, फौरी ज़रूरत ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज कुड नॉट बी ग्रेटर, वो और ग्रेटर नहीं हो सकती, स्पेशली ख़ास तौर पर फॉर कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के लिए सच एस पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान है। अच्छा, किस लिहाज से वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है? वो ये बात कर रहा है विच इज़, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, जितनी भी वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान एक है। टू द इफ़ेक्ट्स, असरात के लिए। अच्छा, असरात किसके? क्लाइमेट चेंज के। एंड होम टू ओवर 7,000 ऑफ द वर्ल्ड्स नोन ग्लेशियर्स, और क्या है? वो घर है 7,000 से भी ज़्यादा के लिए। किस चीज़ के 7,000 से ज़्यादा के लिए? वर्ल्ड्स नोन ग्लेशियर्स, जो पूरी दुनिया की जो बहुत ज़्यादा जानी जाने वाली ग्लेशियर्स हैं, जो कि 70,000 से भी ज़्यादा है, उसका घर है। तो वो ये बात कह रहा है जैसा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो जारी है सोर होना, वो बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो हैं, बर्फ़ के तोते जो हैं, वो बड़ी खौफनाक हद तक, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ ना वो मेल्ट हो रहे हैं। और जो फौरी ज़रूरत है ना, जो अर्जेंसी है वो एड्रेस करने की इस क्लाइमेट चेंज को, वो इससे और ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये चीज़ ऑलरेडी अलार्मिंग है, तो इससे ज़्यादा और अर्जेंसी आपको क्या चाहिए? कह रहा है ख़ास तौर पर वो कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान है, जो कि वल्नरेबल है, जो कि जितनी भी कंट्रीज़ है ना, मतलब यहाँ पे इसकी मुराद है जितनी भी कंट्रीज़ है जो इसके रिस्क पे हैं ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज के, उसमें से पाकिस्तान भी एक है। और पाकिस्तान घर है 7,000 से ज़्यादा दुनिया की जो जानी जाने वाली ग्लेशियर्स हैं उनका। तो अब ये बात समझ आई। सबसे पहले ग्लोबल टेम्परेचर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कंटिन्यूस की वर्ब आ गई। कंटिन्यू जारी है, किस लिए है? टू सोर, मतलब वहाँ पे उसने टू के बाद सोर लगाया कि शूट अप होने के लिए, एस्केलेट करने के लिए, इंक्रीज़ होने के लिए, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से जो इंक्रीज़ होता है ना, उसके लिए ये शूट अप इस्तेमाल करते हैं, एस्केलेट इस्तेमाल करते हैं, सोर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्लेशियर्स हमारा सब्जेक्ट, मेल्ट उसकी वर्ब हो गई। उसके बाद उसने बात की अलार्मिंग पेस, ठीक है। पेस होता है रफ्तार, ठीक है। अब वो रफ्तार कैसी है? रफ्तार मुख्तलिफ काइंड की हो सकती है ना, कोई किसी काइंड की रफ्तार है, लेकिन यहाँ पे जो पेस है वो अलार्मिंग है, मतलब ख़तरे वाली है।
अर्जेंसी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कुड नॉट जो है ना, ये कुड ये मॉडल वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है बी ग्रेटर, ठीक है, बी। अच्छा, अब उसके बाद उसने बात किया विच की। विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज उसकी वर्ब हो गई। वल्नरेबल चीज़ें वो होती हैं जो डेंजर में हो, इन पेरिल पे हो, एट रिस्क पे हो, एक्सपोज्ड हो, ससेप्टिबल हो। इन सब का मतलब है कि ये सारी की सारी उन चीज़ों की बात कर रहा है जो बहुत जल्दी असर को कबूल करने वाली हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट होने वाली हैं, बहुत जल्दी रिस्क को अपने ऊपर लेने वाली हैं। तो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है वल्नरेबल। अच्छा, उसके बाद है विच, ठीक है। विच के बाद उसने बात किया पाकिस्तान के बारे में। दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। एक ये कि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से एक है जो कि बहुत वल्नरेबल है, रिस्क के ऊपर होती हैं, वो मतलब वो बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज के असर को कबूल करने वाली हैं, ठीक है। और दूसरा उसने पाकिस्तान के बारे में ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो घर है 7,000 से भी ज़्यादा किस चीज़ का, पूरी दुनिया में जानी जाने वाली ग्लेसिस का, ठीक हो गया। अब दिस बैटल कैन नॉट बी फॉट अलोन, कह रहा है ये जो जंग है ना ये अकेले नहीं लड़ी जा सकती, बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा भी नहीं है एज इफ द वार्निंग साइंस वर नॉट देयर, कहता ऐसा भी नहीं है कि ये जो वार्निंग साइंस थे ये पहले मौजूद नहीं थे, और या दैट सच इवेंट्स के ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं ऑकर आउट ऑफ द ब्लू, के मतलब अचानक से हो रहे हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो बैटल है ये अकेले नहीं लड़ी जा सकती, पहली बात। दूसरा उसने ये बात की है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन बट लगा के उसने बात की है, ऐसा भी नहीं है कि ये जो साइंस थे पहले मौजूद नहीं थे, और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ऐसे इवेंट्स जो है वो रातों रात हो गए, अचानक से हो गए, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब इसने यूज़ किया यहाँ पे स्ट्रक्चर एज इफ़ का। देखो एज इफ़ जो होता है ना, एज इफ़ हो गया, एज तो हो गया, इनके बाद लगेगी वर्ब, मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जैसे वर्ब हो गया, हैड हो गया, वुड हो गया। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये उन सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सच्ची नहीं होती, जो अनरियल होती हैं, जो चांसेस ही नहीं है उसके सच होने के या हैपन होने के, ठीक है। इसके ना एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अक्सर हम किसी को कहते हो ना, यार वो तो ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे चोट लगे हो, वो तो कोई बच्चा है भाग कर कमरे में आया, तो आप उसको कहते हैं तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हो, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। या तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम कोई प्रेसिडेंट हो, ठीक है। इस तरह की जो बात की जाती है, ना तो देखो ना तो बच्चे के पीछे कोई पड़ा है, ना किसी आदमी के पीछे कोई चोर पड़े हैं, ना कोई इंसान प्रेसिडेंट है। मतलब ये एक वो चीज़ों की बात कर रहा है, वो सिचुएशंस की बात कर रहा है, उन सिचुएशंस के साथ वो कंपेयर कर रहा है जो रियल है ही नहीं है। जैसे ही रैन, वो दौड़ा, एज इफ थीव्स वर चेसिंग हिम, जैसा कि जो चोर थे उसका पीछा कर रहे थे। वो इंसान दौड़ा ऐसे, कैसे कि जैसे चोर जो थे ना उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ है, क्या चोर उसका पीछा कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। तो ये अनरियल सिचुएशन बताई है, ये वो सिचुएशन है जो सच्ची नहीं है, लेकिन बस उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटी को कंपेयर कर रहा है वो। जैसे शी इज़ बिहेविंग एज इफ़ शी वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कोई लड़की है वो बिहेव ऐसे कर रही है जैसे वो क्वीन होती है, मलिका होती है इंग्लैंड की। अब वो क्या लड़की जो है वो क्वीन है इंग्लैंड की? ठीक है, नहीं है ना। तो मतलब उसका जो बिहेव है ना, उसकी जो एक्टिविटी है, उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी अनरियल सिचुएशन से, अनरियल उस चीज़ से जो ट्रू नहीं है, जो सच्ची नहीं है। ठीक है, अब ये बात उसने बात की है कि यहाँ पे जो बात है ना कि वार्निंग साइंस वर नॉट देयर, तो ये गलत बात है ना। वार्निंग साइंस तो पहले मौजूद थे, ये चीज़ें सारी एकदम से तो नहीं हुई ना, क्लाइमेट चेंज एकदम से तो नहीं आया, स्लोली आया होगा ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू, मतलब विदाउट वार्निंग, वार्निंग के बगैर। अच्छा, ये जो इडियम है ना आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, इसके तीन चीज़ें, तीन वेरिएशंस हैं। मतलब आउट ऑफ द ब्लू भी हो जाता है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू भी हो जाता है, बोल्ड आउट ऑफ द ब्लू भी होता है। ठीक है, ये तीनों का मतलब ये होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो।
उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बना कैसे है, असल में ये जो चीज़ है ना, ब्लू किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये आसमान को बताता है कि नीले रंग का आसमान, ठीक है। और ये जो बोल्ट है ना, थंडर बोल्ट, ये असल में कहते हैं बिजली की कड़क को। ये जो बिजली अचानक से चमकती है ना, मतलब अचानक से ये जो धमाका होता है, तो ये चीज़ जो है, ये जो मुहावरा है ना, इस चीज़ से बना है कि कोई चीज़ अचानक से हो जाए। अब यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया आउट ऑफ द ब्लू, कि ये ऐसी बात नहीं थी, ये ऐसे इवेंट्स जो थे वो अचानक से जैसे बिजली कड़की और ये हो गए, मतलब अचानक से कोई बैड थिंग हैपन हो गई, ये ऐसा नहीं था। ठीक हो गया। फॉर सेवरल ईयर्स, कह रहा है कई सालों से रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी थे ना, हैव कंप्लेंड, वो कंप्लेन कर चुके थे अबाउट द डिस्ट्रक्शन, तबाही के बारे में, ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसके बारे में वो कंप्लेन कर चुके थे। ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही थी, रैपिड चेंजेस, जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थी। दे हैव हैड टू विटनेस बिफोर देयर आइज़, जो उनको विटनेस करना पड़ रहा है अपनी आइज़ के सामने, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है रिसीडिंग ग्लेसियर्स, कि वो जो बर्फ़ के तोते हैं जो पिघल रहे हैं, श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर है वो श्रिंक हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट के इलाके हैं वो बिल्कुल सूख रहे हैं। तो अब ये देखो, ये कह रहा है, अभी उसने क्या बात की है, देखो आउट ऑफ द ब्लू की बात की थी ना, कि ये सिचुएशन को लाया था ना, ये अनरियल सिचुएशन थी ना, उसके साथ कंपेयर किया था उसने। वही ये बात कर रहा है, ये काम अचानक से नहीं हुआ, ये तो कई सालों की बात हो रही है। कह रहा है कई सालों से जो गिलगित बल्तिस्तान के रेजिडेंट्स थे, रिहायशी थे, वो कंप्लेन कर चुके थे इस तबाही के बारे में। ये तबाही किस चीज़ की थी, नेचुरल एनवायरनमेंट की थी, और किस वजह से थी, ये तेज़ी से तब्दीली की वजह से थी, जिनको उन्हें विटनेस करना पड़ रहा था अपनी आइज़ के सामने, जिसमें शामिल था ग्लेसिस का, मतलब तोदों का पिघलना, और श्रिंक होना फॉरेस्ट कवर का। अच्छा, अब ये देखो, रेजिडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव कंप्लेंट उसके बाद आ गए। अच्छा, उसके बाद है हैव हैड टू विटनेस। आपको अच्छा, इसको देखने से पहले आप ये देखो, हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ये शो करते हैं ऑब्लिगेशन को। ठीक है, ऑब्लिगेशन हो गया, कंपल्शन हो गया, कोई काम हो गया, आपको करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको करना है। ठीक है, आप क्या कहते हो, यू हैव टू गो, तुमको जाना है। कोई हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट है वहाँ पे, तो उसको आप बोलते हो कि भाई यू हैव टू गो, तुमको जाना है, मतलब ज़रूरी है, तुम वहाँ पे जाओ, ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, जाओ वहाँ पे। अब कोई लड़का है, कोई बच्चा है, ही हैज़ टू रीड, अब वो बैठा खेल रहा है, लेकिन आप उसको कहते हो कि इस बच्चे को ना अभी खेलने के लिए ना लेके जाओ, ही हैज़ टू रीड, उसको पढ़ना है, मतलब अभी इसको पढ़ना है, उसको अभी खेल के लिए मत लेके जाओ, मतलब ये उसके लिए ज़रूरी काम है, ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्शन है इस टाइम। लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि उसको जाना ही है, उसको पढ़ना ही है, मतलब जब मैं अपनी बात पे ना इस ऑब्लिगेशन पे, इस कंपल्शन पे बहुत ज़ोर डाल के बात करूँ, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है हैज़, हैव प्लस हैड टू का। जैसे यू हैव हैड टू कोर्ट, तुमको जाना ही है, तुमको वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, समझो वही बात की है ना, तो तुमको वहाँ जाना ही है, तुमको उसको देखने जाना ही है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जाओ वहाँ पे। तो उस बात को जोर देने के लिए वो ये बात कह रहा है। ही हैज़ हैड टू रीड, उसको पढ़ना ही है, उसको ये काम करना ही है। तो ठीक है, ये जो जोर दे रहा है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है हैज़, हैव, हैड टू। हैव टू और हैज़ टू में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन का। इसमें जोर दे रहे हैं, उसमें जोर दिए बगैर बात कर रहे हैं। अगर ये चीज़ वो पास में बात करेगा तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पे हैड लगा देगा। ठीक है, आगे हैड टू वैसे का वैसे ही रहेगा, हैड टू प्लस V1, लेकिन ये जो पीछे हैज़ हैव जहाँ लगाया था ना, वहाँ पे हैड लगा देगा। जैसे उसको जाना ही था, मतलब पास्ट की बात कर रही है, उसको ये काम करना ही था, उसको पढ़ना ही था, ही हैड टू रीड, उसको पढ़ना ही था। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये न्यूज़पेपर में रिपीट होते जाएंगे ना, ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, रिसीडिंग का मतलब क्या है, डिविंडल, लेसन, डिक्रीज, कोई चीज़ जो डिक्रीज हो, लेसन हो, कम हो, डिविंडल होती जाए। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाए,
पाकिस्तान इज सेड टू, कहते हैं ऐसे कहा जाता है, जो पाकिस्तान है टू है वो रखता है, क्या रखता है, वन ऑफ द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट्स इन द वर्ल्ड। कह रहा है पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया में वो सबसे ज़्यादा रखता है, क्या रखता है, जंगलात की कटाई का रेट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूज़ हुआ है इज सेड टू। देखो इज सेड टू जो होता है ना, पहले इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, सिर्फ बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इज एम आर होता है, उसके बाद सेड टू लगा देते हैं, उसके बाद वी वन लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक हो गया। लेकिन यही जो स्ट्रक्चर है ना, इसको लिखने का एक दूसरा मेथड भी है। वो मेथड ये है कि उसमें जो सेंटेंस है ना वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं करेगा, ये स्टार्ट करेगा इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रखता है, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये दो सेंटेंस है, ये कभी ये यूज़ हो जाएगा, कभी ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये वाला इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली, ना सिर्फ डू ट्रीज लोअर, जो ट्रीज़ हैं, जो दरख्त हैं, वो कम करते हैं टेम्परेचर को, एंड और प्रोवाइड करते हैं सेंचुरी को, पनाह को, फ्रॉम द स्क्रॉचिंग सन, बहुत ही गर्म सूरज से। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करते हैं लैंड की, फ्रॉम फ्लडिंग, सैलाब से, एंड इरोजन से, और ये जो कटाव है, ये जो कमी है उससे। किस चीज़ की कमी है, इरोजन है, ये मैं भी बताती हूँ। वो कह रहा है ना सिर्फ ये जो दरख्त हैं वो टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमें सख्त धूप के अंदर पनाह, बल्कि ये और क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी लैंड को फ्लड से, सैलाब से और इरोजन से। इरोजन होता है भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ये होता है जो रॉक होती है या ज़मीन होती है ना, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाती है, विंड के ज़रिए, रेन के ज़रिए या सी के ज़रिए। ठीक हो गया। अच्छा, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेफ्यूजी, शेल्टर, पनाह जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। स्क्रॉचिंग का मतलब होता है बहुत ही गर्म, वेरी हॉट। तो अच्छा, ये नॉट ओनली जो है ना, असल में ये नेगेटिव एडवर्ब है। जब ये सेंटेंस इसको जब किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है ना नेगेटिव एडवर्ब से, तो उसकी बना देते हैं ये इनवाइयन। ठीक है, मतलब नॉट ओनली के बाद ये हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद उसकी मेन वर्ब आती है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं। अच्छा, मेमोरीज किस चीज़ की यादें, कह रहा है ऑफ द अताबाद लेक डिसास्टर, जो अताबाद लेक के डिसास्टर तबाही की यादें हैं ना, रिमेन फ्रेश, वो अभी भी ताज़ा हैं। एंड इट इज़ टेलिंग, वो बता रही हैं, एंड दैट ये कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस वॉज बोर्न आउट ऑफ ट्रेजिडी, कि ये जो क्या बता रही है, वो ये बता रही है ये जो सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह थी ना, ये असल में किसका नतीजा है, ये ट्रेजिडी का नतीजा है, या हादसे का नतीजा है। ठीक हो गया। मेमोरी सब्जेक्ट है, रिमेन उसकी वर्ब है, इट इज़ टेलिंग सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद वन है। अच्छा, ये बात फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वन ऑफ जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, जब हम किसी में बात करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स और वन ऑफ समथिंग, तो वन ऑफ के बाद जो चीज़ होगी ना वो हमेशा प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होंगे तो आप उसमें से एक निकालोगे ना, तो वो जितने भी, वो कह रहा है जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे मशहूर अट्रैक्शन की प्लेसेस है ना टूरिस्ट के लिए, उनमें से एक है, ये एक थी, कौन थी, अताबाद लेक डिसास्टर। अच्छा, अब ये उसने यूज़ किया, वन के लिए यूज़ किया वॉज। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा बोर्न आउट ऑफ, इसका मतलब क्या है, बोर्न ऑफ भी हो सकता है, बोर्न आउट ऑफ समथिंग भी हो सकता है। इसका मतलब है हैपनिंग एज द रिज़ल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के नतीजे के तौर पर कुछ होना। तो अब ये जो चीज़ थी ना, वन वॉज बोर्न आउट ऑफ ट्रेजिडी, ये किसके नतीजे के तौर पर थी, ये हादसे के नतीजे के तौर पर थी। अच्छा, 10 years ago, 10 साल पहले, वो कह रहा है फॉलोइंग का लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के बाद वो जो हुआ था, 20 people were killed, 20 लोग मारे गए थे, एंड 6000 डिस्प्लेस्ड, और 6000 बेघर हो गए थे। एज क्योंकि देयर हाउसेज वर सबमर्ज्ड इन वाटर, क्योंकि उनके जो घर थे वो वाटर के अंदर डूब गए थे।
तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि 10 साल पहले ये हुआ था कि जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, लैंडस्लाइड, आप इसको गूगल कीजिएगा, इसके इमेजेस देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी लैंडस्लाइड की। तो उसमें ये हुआ था कि जो 20 लोग थे वो किल्ड हो गए थे, वो मारे गए थे, और 6000 जो थे वो बेघर हो गए थे, क्योंकि जो हाउसेस थे वो डूब गए थे वाटर के अंदर। सबमर्ज का मतलब होता है टू गो, जाना, बिलो द सरफेस ऑफ एन एरिया ऑफ वाटर, मतलब अंदर की तरफ चले जाना, डूब जाना। द पीपल ऑफ हुंजा आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव, कह रहा है जितने भी जो मोस्ट प्रोग्रेसिव लोग हैं ना, स्पोर्टिव लोग हैं, उनमें से हुंजा के लोग भी हैं। व्हेन इट कम्स टू, जब बारी आती है एनवायरनमेंट की, दे आर अमंग, कहता वो हैं अमंग, दरमियान में, किसके, द फर्स्ट, पहले, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टू इम्पोज करने वाले, लागू करने वाले, अ बैन को, ऑन द यूज़, इस्तेमाल पर, किसके, प्लास्टिक बैग्स के। तो कह रहे ये वो लोग थे जो पूरी दुनिया में जिन लोगों ने नाफिज किया था ना बैन को प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर, तो ये भी उन लोगों में से एक थे। एंड इट इज़ अनफेयर, वो कह रहा है ये नाइंसाफ़ी है, दैट दे डिसप्रोपोर्शनेटली सफ़र फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स, कि वो सफ़र करें असरात से, किसके, क्लाइमेट चेंज के। कह रहा है कि हुंजा के लोग जो है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं जब बात आती है ना एनवायरनमेंट की। कहता है ये वो लोग थे, ये उन लोगों के दरमियान में थे जो नाफिज करने वाले थे बैन को, इस्तेमाल पर, किसके, प्लास्टिक बैग्स के। कहता है ये अब नाइंसाफ़ी होगी अगर सारे का सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, के असरात की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सफ़र करें ये लोग। अच्छा, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनली का मतलब क्या है, इसका मतलब है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एज इन साइज और नंबर, मतलब कि ये जो बात हो रही है ना ये इक्वली उसके ऊपर, उससे सफ़र नहीं कर रहे, मतलब सारे का सारा जो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है वो किन के ऊपर पड़ रहा है, वो सिर्फ इन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, वो हुंजा के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और ये जो चीज़ है वो कह रहा है ये अनफेयर है। इंस्टेड ऑफ स्लैंडरिंग, अरेस्टिंग और एलिमिनेटिंग, कह रहा है बजाय क्रिटिसाइज़ करने के, अरेस्ट करने के, एलिमिनेट करने के क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट को, लिसन टू देयर वार्निंग्स, उनकी वार्निंग्स को सुनो। तो वो ये बात कह रहा है बजाय इसके कि आप ये जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं आप उनको एतराज़ करो, उनको क्रिटिसाइज़ करो, उनको अरेस्ट करो, तो इनसे बेहतर है कि आप सुनो उनकी वार्निंग्स को कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात उसने की है। तो आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।